हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो एक बार फिर से स्वागत है गोल्डन हिस्ट्री चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जनरल पेपर की, यानी कि यूजीसी एनटीए के फर्स्ट पेपर से रिलेटेड चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने चर्चा की थी हमारे इम्पोर्टेंट टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड। तो उसके अंदर हमने जो जितने भी अध्यागम के सिद्धांत थे उनको सभी को जान लिया था। और आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारे टीचिंग से रिलेटेड टीचिंग मेथड्स की, यानी कि शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी हैं उससे हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए ले चलता हूँ मैं आपको शिक्षण विधियों की और कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ होती हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि शिक्षण विधियाँ जो होती हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जो रोल अपना निभाती हैं शिक्षण कार्य के अंदर, यानी कि टीचिंग के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट माना गया वो टीचिंग मेथड्स को ही माना गया है दोस्तों। क्योंकि अगर किसी टीचर की अगर शिक्षण की जो विधियाँ हैं उसकी टीचिंग मेथड अगर प्रभाविकर नहीं है, अच्छी तरीके से उसको नहीं पता है किस प्रकार से टीचिंग के मेथड्स को यूज़ करके बच्चों को टीचिंग करवानी है, तो वो जो टीचर है प्रभाविकर नहीं कहलाएगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है। तो चलिए अब मैं ले चलता हूँ कि शिक्षण विधियाँ कितने प्रकार की होती है। शिक्षण विधियाँ होती हैं दोस्तों दो प्रकार की। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक होती है शिक्षक केंद्रित और दूसरी होती है छात्र केंद्रित। यानी कि जो शिक्षक केंद्रित जो होती है इसके अंदर जो शिक्षक होता है दोस्तों वही एक्टिव रहता है। मैंने आपको ये चर्चा जो हम पहले भी कर चुके हैं कि किस प्रकार से जो तीन टाइप्स होते हैं टीचिंग के, इसके अंदर शिक्षक केंद्रित और छात्र केंद्रित किस प्रकार से होता है। तो फिर भी आपको बता देता हूँ, एक ओवरव्यू ले लेते हैं हम लोग कि जो शिक्षक केंद्रित होता है यानी कि जो शिक्षक होता है उसके अंदर एक्टिव रहता है और जो बाकी स्टूडेंट्स होते हैं जो वो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मात्र एक सुनने का कार्य करते हैं, यानी कि समझने और सुनने का कार्य करते हैं। और उसके अंदर जो एक्टिव रहता है वो कौन रहता है? शिक्षक रहता है। तो ये क्या हुआ? शिक्षण केंद्रित विधियाँ कहलाती हैं। दूसरा जो होता है हमारा छात्र केंद्रित विधियाँ, यानी कि ऐसी विधियाँ, ऐसे मेथड्स जो कि छात्र केंद्रित हो, यानी कि छात्रों से ही, स्टूडेंट्स पे ही बेस्ड हो, उन्हीं के द्वारा जो है मुख्य उन्हीं को मानकर वो जो शिक्षण कार्य करवाया जाता है। तो ये क्या हुई? छात्र केंद्रित हुई। तो दो प्रकार की शिक्षण विधियाँ होती हैं। तो जान लेते हैं कौन कौन सी दो प्रकार की थी, किस किस के अंदर जो शिक्षक केंद्रित कौन सी होती है और छात्र केंद्रित कौन सी होती है दोस्तों। चलिए, तो जो शिक्षक केंद्रित शिक्षण होती है इसके अंदर मैंने आपको बात बता ही दिया है, जो कि प्रधानता होती है जिसके अंदर किसकी होती है? शिक्षक की प्रधानता ज़्यादा होती है। और छात्र क्या होते हैं? निष्क्रिय होते हैं, यानी कि एक्टिवेट नहीं होते। और जो छात्र जो जो शिक्षक की बातों को सुनने का कार्य करते हैं और उसमें किन जो बच्चे जो होते हैं सिर्फ एक क्या करते हैं? श्रोता के रूप में ही होते हैं दोस्तों। और जो केंद्रित होती है बाल केंद्रित शिक्षण विधि होती है इसके अंदर क्या होता है? बालक को केंद्र मानकर शिक्षण किया जाता है दोस्तों, क्योंकि शिक्षक जो होता है मात्र इसमें सहयोगी की भूमिका को निभाता है दोस्तों। तो ये क्या हुआ? ये जो दोनों जो डिफरेंस आपको मैंने अभी बताए हैं, तो इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी हैं उनकी। तो हमें दो कॉलम दिखाई दे रहे हैं, दो हमने अलग से बांट लिया है कि जो शिक्षक केंद्रीय शिक्षण विधियाँ हैं और बाल केंद्रीय शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी शिक्षक केंद्र विधियों की कि कौन कौन सी शिक्षक केंद्र विधियाँ होती हैं। तो सबसे पहले होती है पाठ्य पुस्तक विधि, यानी कि टेक्स्ट बुक मेथड। मैं इंग्लिश में आपको बताता रहूँगा, आपको तो इसमें सुविधा हो जाएगी। टेक्स्ट बुक मेथड जो होता है, यानी कि जो पुस्तक होती है, पाठ्य पुस्तक होती है, उसके माध्यम से जो टीचिंग हमारी करवाई जाती है दोस्तों, वो होता है हमारा पाठ्य पुस्तक विधि। यानी कि आपकी क्लास के अंदर बच्चों के पास जो हमारी पाठ्य पुस्तक है, हमारे सिलेबस से जुड़ी हुई जो पुस्तक होती है, उसके द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो इसके अंदर भी कुछ रूल्स होते हैं, वो तो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, यानी कि जो टीचर होते हैं उसको वो फॉलो करने पड़ते हैं। यानी कि या तो वो जो पुस्तक है, यानी कि जो बुक है, वो तो या तो फिर टीचर खुद पढ़ ले, या किसी बच्चे को जो अच्छे से साफ से पढ़ना जानते हो उसको क्लास के अंदर सामने खड़े करके उसको पढ़वाने के लिए बोल दे। और इसके बीच बीच में जो बच्चों को उसको एक्सप्लेन करते हैं, कठिन जो शब्द होते हैं, जो ज़्यादा समझ में नहीं आते, जो वर्ड में जो सिमेटिक वर्ड्स होते हैं या फिर ज़्यादा डबल मीनिंग वर्ड्स होते हैं, तो उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दे बीच बीच में। तो ये क्या होता है? पाठ्य पुस्तक विधि होती है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं भाषण विधि। ये हमारे सबसे परंपरागत है, सबसे प्राचीन है। आप इसके अंदर जब हमारे गुरुकुल होते थे, जब हम इसके अंदर कोई मतलब कि संस्था नहीं हुआ करती, तो गुरुकुल के अंदर जो शिक्षा दी जाती थी उसके अंदर भाषण विधि द्वारा ही दी जाती थी, जिसको इंग्लिश के अंदर हम लेक्चर मेथड भी कह देते हैं दोस्तों। तो लेक्चर मेथड के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर टीचर के अंदर, तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसके अंदर जो टीचर होता है वो आता है और अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड बुक्स को एक्सप्लेन करता है, यानी कि बोलता है, लेक्चर स्टैंड पर खड़े होकर लेक्चर देता है और
चला जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, कोई प्रतिभागिता नहीं रहती है बच्चों की, सिर्फ जो शिक्षक ही इसके अंदर अपना जो पढ़ाने का कार्य करता है। तो ये भाषण विधि होती है। उसके बाद प्रदर्शन विधि, यानी कि इंग्लिश में बात करें डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, यानी कि प्रदर्शन, किसी भी चीज़ को, किसी कोई चीज़ डेमो है या कोई चार्ट है, किसी भी चीज़ का प्रदर्शन करके जो शिक्षण करवाया जाता है उसको क्या कहते हैं, प्रदर्शन विधि कहा जाता है। उसके बाद आता है प्रश्न उत्तर विधि दोस्तों। प्रश्न उत्तर विधि यानी कि क्वेश्चन आंसर विधि सबसे इंपॉर्टेंट मानी गई है, क्योंकि अगर क्लास को अगर एक्टिव रखना है, अगर टीचर को क्लास को एक्टिव रखना है, उसको अट्रैक्टिव बनाना है क्लास को, तो इस चीज़ के लिए क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को क्या करना पड़ेगा कि बच्चे जो मेंटली और फिजिकली जो है क्लास के अंदर बैठे रहें, वहीं पे स्थिर रहें। तो इस चीज़ के लिए जो टीचर है उसको बीच बीच में बच्चों से जो हम पढ़ा रहे हैं, जो टेक्स्ट बुक पढ़ा रहे हैं या कोई भी सिलेबस से रिलेटेड कुछ भी पढ़ा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जो है बीच में करने पड़ेंगे। क्योंकि बिना क्वेश्चन आंसर के जो बच्चे हैं फिजिकली तो आपके सामने बैठे हैं, लेकिन मेंटली कहाँ है वो उनका देखना जरूरी है कि बच्चों को वो चीज़ समझ आ रही है या नहीं आ रही। तो ये चीज़ के लिए आपको बीच बीच में बच्चों से क्वेश्चन करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये क्या कहलाता है, प्रश्न उत्तर विधियाँ कहलाती हैं। उसके बाद बात आती है पैनल चर्चा की, यानी कि जो पैनल डिस्कशन होता है, यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि कुछ टीचर्स को, यानी कि 2 से 4 टीचर्स एक पैनल बना लेते हैं। एक पैनल बनाकर वो बच्चों को सामने जो है शिक्षण कार्य करवाते हैं, यानी कि उनको डिस्कस द्वारा और किसी भी टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, और उसमें पैनल की तरह, यानी कि पैनल बन जाता है एक छोटा, 2 से 4 टीचर होते हैं इसके अंदर। याद ध्यान रखिए कि 2 से 4 टीचर होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, 2 से 4, इतने याद रखना। 2 से 4 टीचर जो होते हैं वो जब इकट्ठे शिक्षण कार्य करवाते हैं तो उसको पैनल चर्चा विधि कहा जाता है। और यदि वो जो टीचर्स होते हैं 4 से 6 या 8 हो तो क्या होगा, वो होगा टीम टीचिंग दोस्तों। क्या होगा, टीम टीचिंग, यानी कि दल शिक्षण होगा, यानी कि किसी टीम बनाकर टीचर्स टीम बनाकर जो बच्चे पढ़ाए जाते हैं उनको टीम टीचिंग कहते हैं दोस्तों। तो पैनल चर्चा के अंदर 2 से 4 होते हैं और दल में 4 से 6 या 8 टीचर हो सकते हैं। उसके बाद आता है सेमिनार मेथड। सेमिनार मेथड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यानी कि एक सेमिनार होता है, इसमें सभी बच्चे एक साथ बैठ सकते हैं। सेमिनार दोस्तों 1 दिन का भी हो सकता है और मैक्सिमम 10 दिन का भी हो सकता है दोस्तों। तो इसके अंदर नए स्किल्स सिखाए जाते हैं, नए स्किल्स सिखाए जाते हैं। इसमें स्पेशलिस्ट आते हैं, जो विषय अपने सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उनके द्वारा बच्चों को स्किल्स सिखाया जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि बच्चों को जो स्किल्स सिखाने पर सिखाए जाते हैं, ये भी एक शिक्षक केंद्रित ही टीचिंग मेथड माना गया दोस्तों, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है समीक्षा विधि। समीक्षा का मतलब रिव्यू मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये वैसे तो माना जाए कि तो पोस्ट टीचिंग के अंदर होता है। मैंने आपको 3 स्टेप बताए थे, प्री टीचिंग, इंटरेक्शन टीचिंग और पोस्ट टीचिंग, 3 स्टेप बताए थे मैंने। तो इसके अंदर जो हमारा पोस्ट टीचिंग होता है, यानी कि जो लास्ट में उत्तर शिक्षण करते हैं, तो बच्चों को एक बार ओवरव्यू ले लिया जाता है, यानी कि समीक्षा कर ली जाती है। यानी कि उनको एक बार फुली पूरा जो पूरी क्लास के अंदर जो 1 घंटे 40 मिनट के अंदर हमने पढ़ाया है वो एक बार फिर से रिव्यू कर दिया जाता है। मोटे मोटे जो शब्दावली होती है, मोटी मोटी जो बात होती है, उनको बच्चों को एक बार फिर से बता दी जाती है। तो ये समीक्षा मेथड कहलाता है। उसके बाद आता है हमारा निगमन विधि दोस्तों। निगमन विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड इंग्लिश में इसको डिडक्टिव मेथड कहते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों कि ये इसमें पहले किसी संपूर्ण चीज़ को बता दिया जाता है, यानी कि इसके अंदर किसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा दिया जाता है और उसके बाद एग्जाम्पल्स के द्वारा बच्चों को इसके जो आंसर को करवाया जाता है, क्वेश्चन आंसर करवाया जाता है। यानी कि पहले पूरे कॉन्सेप्ट को समझा दिया और कॉन्सेप्ट समझाने के बाद जो है उसके एग्जाम्पल दिए जाते हैं दोस्तों। तो ये जो हमारी टीचिंग के जो 9 टाइप बताए मैंने आपको, ये कौन से होते हैं, ये होते हैं टीचर सेंटर्ड शिक्षण, यानी कि टीचिंग मेथड्स होते हैं दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं बाल केंद्रित शिक्षण विधियाँ, यानी कि जो कि स्टूडेंट सेंटर जो टीचिंग मेथड्स होते हैं उनकी अब चर्चा कर लेते हैं। ये कौन कौन सी होती हैं। चलिए, पहले होता है विचार विमर्श विधि, यानी कि विचार विमर्श का मतलब डिस्कशन मेथड, यानी कि बच्चों को आपस में डिस्कशन करने के लिए दिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, आप बच्चे इसमें पजल हो रहे हैं या कोई चीज़ लंबे समय तक आपको याद नहीं हो रही है, तो इसको याद करने के लिए बच्चों को डिस्कशन करवाया जाता है। यानी कि किसी समस्या को, किसी टॉपिक के ऊपर बच्चों के आपसे उसमें डिस्कशन किया जाता है कि आप इस पर वार्तालाप कीजिए, विचार विमर्श पेश कीजिए भी, इसमें आपके क्या विचार हैं। तो ये इससे क्या होगा कि बच्चों की मेमोरी में जो डाटा है वो परमानेंट हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है दोस्तों कौन सा, विचार विमर्श विधि जो होती है, यानी कि डिस्कशन मेथड इसको हम कह देते हैं। उसके बाद आता है होलिस्टिक मेथड। होलिस्टिक यानी कि आई डिस्कवर मेथड, आई डिस्कवर मेथड भी इसको हम कहते हैं। आई डिस्कवर यानी कि स्वयं खोज विधि, स्वयं खोज विधि होती है दोस्तों। इसको एक होलिस्टिक्स के अलावा स्वयं खोज विधि भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, मैथ और जो ज्योग्राफी के जो बच्चे होते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर काम करते हैं।
यानी कि इसके अंदर बच्चों को क्वेश्चन दे दिया जाता है और बच्चे स्वयं यानी कि खुद से उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ये मैथ ज्योग्राफी के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर जो साइंस साइड के थोड़े सब्जेक्ट होते हैं उनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। उसके बाद बात करते हैं तीसरे की, खोज विधि, डिस्कवर मेथड। ये याद रखना है कि जो आई डिस्कवर मेथड है वो कौन सा होता है, वो होलिस्टिक से होता है, और जो डिस्कवर मेथड है वो डिस्कवर यानी कि खोज विधि होती है दोस्तों। ये सबसे ज़्यादा इतिहास के अंदर प्रभावी कर मानी जाती है, क्योंकि इतिहास के बच्चों को ही जो है खोज विधि करनी होती है, कुछ नया खोजना होता है दोस्तों। उसके बाद आता है प्रयोजन विधि। प्रयोजन विधि इंग्लिश के अंदर इसको कहते हैं प्रोजेक्ट मेथड, यानी कि किसी चीज़ का प्रोजेक्ट बना लिया जाता है। प्रोजेक्ट बनाने के लिए बच्चों को दिया जाता है, मान लीजिए कोई भी बच्चा है किसी साइंस लाइन से है या फिर आर्ट्स लाइन से है, किसी भी लाइन से है, तो उसके बच्चों को कह देते हैं कि आप इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट बना के लेके आइए। आप देखते होंगे कि ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं हमारे घर के अंदर या आस पड़ोस के अंदर कुछ प्रोजेक्ट लेके जाते होते हैं, कुछ कार का बनाकर, थर्माकोल का, इस प्रकार से। तो वो कहते हैं प्रोजेक्ट विधि होती है, यानी कि प्रयोजन विधि होती है। उस चीज़ की परियोजना बना दीजिए भी, प्री योजना, मतलब कि पहले से ही कोई प्रोजेक्ट बना लिया जाता है और उसको दिखा दिया जाता है भी ये डेमो है और इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करा है, ये हर सेक्टर के अंदर काम आता है दोस्तों। आप देखते होंगे कि कोई बिल्डिंग बनानी है तो उसका भी कोई प्रारूप तैयार कर लिया जाता है, तो उस प्रारूप के अकॉर्डिंग ही वो बच्चे बना लेते हैं। ये कह सकते हैं कि एक सॉफ्ट कॉपी होती है, यानी कि एक प्रारूप होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो प्रयोजन विधि भी पढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, टीचर्स को इसकी नॉलेज होनी जरूरी है। उसके बाद आता है भूमिका अभिनय विधि, यानी कि रोल प्लेइंग मेथड। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर जो टीचर जो सहयोगी होता है और इसमें जो बच्चे ही एक्टिव रहते हैं। आप देखते होंगे कि कुछ यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज के अंदर, स्कूलों के अंदर प्ले वगैरह होते हैं। मान लीजिए कोई भगत सिंह का प्ले हो रहा है, कोई हमारा जो राज्य या नेशनल कोई नृत्य है, या फिर उससे रिलेटेड कोई मॉक है, या फिर माइम वगैरह है। तो ये सभी क्या होता है, इसमें रोल प्लेइंग होती है। कोई नाटक हो रहा है, या फिर तत्कालीन कोई समस्या है, उस समस्या से रिलेटेड कोई स्टेज पे कोई प्ले वगैरह किया जा रहा है। तो ये क्या चीज़ है, भूमिका भी नहीं प्ले। इसके अलावा बच्चों को क्लास के अंदर एज ए टीचर कहें, कुछ चीज़ समझानी है, पढ़ानी है, तो एज ए टीचर उसको स्टेज पर खड़ा कर दीजिए कि बता भाई ये कैसे होगा। तो वो क्या करेगा, अपना मार्कर या चौक जो भी कुछ है उससे जो है बच्चों को एकदम टीचर का जो रोल प्ले करके वो बच्चों को समझाएगा। तो ये क्या होती है, भूमिका अभिनय प्ले, यानी कि रोल प्लेइंग मेथड इसको कहलाया जाता है। तो ये भी काफ़ी मतलब कि प्रभाविकर होता है, इसमें बच्चा जो है एक्टिव रहता है और उसमें बच्चे जो है ध्यान सबसे ज़्यादा आकर्षित रहते हैं इसके अंदर बच्चों का। उसका बाद आता है नंबर 6 में पे मानसिक झंझावात विधियाँ। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड भी कहा जाता है, यानी कि कोई समस्या है उसके ऊपर 2 या 4 बच्चों को उस पर समस्या को हल करने के लिए उनको वो समस्या दे दी जाती है और बच्चे उस पर अच्छे से डिस्कशन करके और मंथन करके उसको समझ कर विचार करके जो है उसका समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या होता है, मानसिक झंझावात विधि, यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड इसको कहा जाता है। उसके बाद अभिहस्तांक विधि, यानी कि सब इंग्लिश के अंदर इसको असाइनमेंट मेथड कहा जाता है दोस्तों। यानी कि हस्तकला को सुधारने के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब बच्चों की जो मेमोरी के अंदर जो है ये जो है परमानेंट हो जाता है। क्यों परमानेंट हो जाता है, क्योंकि इसके द्वारा जो बच्चा है जो लिखता है, हम असाइनमेंट दे देते हैं। आप देखते होंगे कि जो आजकल के जो टीचिंग का मेथड है, जो गवर्नमेंट ने जो सिलेबस या करिकुलम के अंदर जो है स्पेशल असाइनमेंट को जगह दी है, यानी कि बच्चे जो है उसको अच्छे तरीके से लिख कर समझ सकें। उससे 2 काम होते हैं, एक तो बच्चों की जो सीखने की कला, यानी कि जो लिखने की जो हस्तकला होती है उसमें सुधार होता है। दूसरा, इसके अंदर बच्चे जो है अपना अच्छे से परमानेंट उसको नॉलेज को समझ पाते हैं, क्योंकि लिखेंगे तो लिखते वक्त आप कोई बात नहीं कर सकते, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं कर सकते, क्योंकि लिखते समय आपका जो ध्यान होगा एक तरफ केंद्रित करना ही पड़ेगा। अगर आप लिखते समय कुछ बात करेंगे या फिर कुछ और एक्टिविटी करते हैं तो उसमें गलती हो सकती है या हो जाती है, तो इस चीज़ से बचा जा सकता है। तो ध्यान केंद्रित करने के लिए असाइनमेंट मेथड का सबसे इंपॉर्टेंट माना गया दोस्तों। तो ये मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है, ये असाइनमेंट मेथड। उसके बाद आता है डाल्टन विधि। डाल्टन विधि दोस्तों ये क्या होता है, प्रयोगशाला के अंदर इसका यूज़ किया जाता है, यानी कि प्रयोगशाला के अंदर इसको बच्चे जो होते हैं स्वयं द्वारा कुछ प्रयोग करके, कुछ एक्सपेरिमेंट करके जो है बच्चे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। इसमें भी जो है टीचर जो है एक सहयोगी होता है, सिर्फ एक हेल्पर के तरीके का होता है। उसको बच्चों को समझ नहीं आ रहा तो उसको वो बता देगा, लेकिन बच्चे स्वयं से ही उस प्रयोगशाला के अंदर कुछ ना कुछ प्रयोग करके वो एक्सपेरिमेंट करके सीखते रहते हैं। उसके बाद नंबर 9 पे आ जाता है हमारा आगमन विधि। आगमन विधि यानी कि हमने जो शिक्षक केंद्रित में पढ़ा था निगमन विधि और बाल केंद्रित में यानी कि आगमन विधि।
तो ये होता है इंडक्टिव मेथड दोस्तों, यानी कि आगमन विधि, यानी कि खुद से जब बच्चा स्वयं द्वारा जब सीख कर समझ कर उसको मतलब कि ये जो सोच सीख कर समझ कर जो चीज़ सीखता है तो वो क्या कहलाती है, आगमन विधि कहलाती है। इसके अंदर पहले क्या होता है, एग्जाम्पल दिए जाते हैं, पहले एग्जाम्पल। तो निगमन विधि में क्या था, पहले कॉन्सेप्ट समझाया जाता है, फिर एग्जाम्पल दिए जाते हैं। लेकिन जो आगमन विधि इसमें पहले एग्जाम्पल दिए जाते हैं और फिर बाद में इसका कॉन्सेप्ट समझाया जाता है। जैसे कि मैथ के अंदर पहले क्या होता है कि पहले उसके एग्जाम्पल दिए जाते हैं, भी ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये फॉर्मूलाज यूज़ हो सकते हैं। तो यही जो चीज़ है इसमें क्या चीज़ है, पहले एग्जाम्पल देंगे और उसके बाद उसको कॉन्सेप्ट को समझाया जाता है दोस्तों। तो आगमन निगमन विधि के अंदर तो कुछ और अंतर भी जान लेते हैं। जैसे कि जो निगमन विधि है ये क्या होता है, इसमें समय कम लगता है, और आगमन विधि के अंदर समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि बच्चा इसमें खुद से सीख रहा है, यहाँ पे टीचर से सीख रहा है, क्योंकि टीचर के पास तो नॉलेज पहले से ही है, तो उसके पास समय कम लगेगा, वो इसको मिनट में बता देगा। लेकिन अगर आगमन विधि बच्चा खुद से सीखेगा, उसको सर्च करेगा, उसको ढूंढेगा, तो उसमें समय लगेगा। तो ये क्या हुआ, इसमें समय ज़्यादा लगता है आगमन विधि में, और निगमन विधि में कम समय लगता है। उसके अलावा ये जो निगमन विधि है ये कम खर्चीली है, इसमें पैसा कम लगता है, इसका बजट कम होता है। जो आगमन विधि है इसमें समय ज़्यादा लगता है, साथ में खर्चा भी ज़्यादा लगता है दोस्तों। इसके बाद इसमें फ़ायदे भी हैं कुछ, यानी कि जो निगमन विधि है इसकी जो बच्चों के अंदर जो समझ होती है वो परमानेंट नहीं होती है, टेम्परेरी होती है, वो कुछ समय के लिए उनमें रहती है, उसके बाद निकल जाती है। लेकिन जो बच्चे आगमन विधि से दोबारा खुद से स्वयं द्वारा करके सीखते हैं, वो क्या होती है, उसकी नॉलेज जो होती है परमानेंट होती है दोस्तों, वो कभी जाती नहीं है। तो ये इस प्रकार से कुछ इसके अंदर डिफरेंस है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज पढ़ा शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियाँ और बाल केंद्रित शिक्षण विधियाँ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें दोस्तों, और जुड़े रहिए गोल्डन हिस्ट्री चैनल के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।